नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने सत्र 2020-21 के लिए सभी विषयों का नया पाठ्यक्रम घोषित कर दिया है। कोरोना के कारण जो सत्र अव्यवस्थित हुआ है उसमें सभी विषयों के पाठ्यक्रम में से कुछ अध्याय तथा कुछ टॉपिक कम किए गए हैं। यहाँ पर हम भूगोल विषय के टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अध्याय तथा कौन कौन से टॉपिक इस वर्ष के पाठ्यक्रम में से कम किए गए हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि यह केवल 2020 या 2021 जो ये हमारा सत्र है जिसकी परीक्षा हमारी 2021 में होगी, केवल इसी के लिए कम किया गया है और प्रत्येक अध्याय का अंक भार भी परिवर्तित हो गया है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक तथा कौन कौन से अध्याय हमारे भूगोल विषय में से कम किए गए हैं। देखिए, जब हम 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के बारे में बात करते हैं तो हमारी 12वीं कक्षा में भूगोल का कुल प्रश्न पत्र 100 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 100 अंकों का होता है, जिसमें से 56 अंक की हमारी लिखित परीक्षा होती है, 30 अंक की हमारी प्रायोगिक परीक्षा होती है तथा 14 अंक हमारे सत्रांक के होते हैं जो आपके विद्यालय से बोर्ड को भेजे जाते हैं। ठीक है, तो कितने? 56 अंक का लिखित का पेपर, 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा तथा 14 अंक, कुल मिला के कितने अंक का पेपर होता है? 100 अंक का पेपर होता है। यहाँ पर हम लिखित परीक्षा के बारे में बात करें तो ये जो 56 अंक की लिखित परीक्षा है, इस हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें 2 खंड हैं, खंड अ व खंड ब, दोनों 28-28 अंक के हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों खंड कितने कितने अंक के हैं? 28-28 अंक के हैं। ठीक है, इन 28 अंक के लिए खंड अ में कुल 12 अध्याय हैं, जबकि खंड ब में हमारे कुल 13 अध्याय हैं। ठीक है, कितने? खंड अ में हमारे 12 अध्याय हैं और खंड ब में हमारे 13 अध्याय हैं। तो हमारी भूगोल की पाठ्य पुस्तक में कुल कितने अध्याय हैं? 25 अध्याय हैं, जिनमें से 56 अंक का प्रश्न पत्र हमारे आता है। ठीक है, अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि किस अध्याय और किस इकाई में क्या क्या टॉपिक हैं और क्या क्या टॉपिक हटाए गए हैं। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड अ के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, खंड अ में कुल 6 इकाइयां हैं, जिसके अंतर्गत 12 अध्यायों को सम्मिलित किया गया है। जब हम प्रथम इकाई के बारे में बात करते हैं तो प्रथम इकाई के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 व अध्याय 2 को सम्मिलित किया गया है और इकाई 1 का अंक भार कुल 4 रखा गया है। पहले भी 4 अंक था इसका भार और वर्तमान में भी इसका अंक भार 4 रखा गया है। अंक भार से तात्पर्य है कि अध्याय 1 तथा अध्याय 2 में से कुल 4 अंकों के प्रश्न हमारी लिखित परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो प्रथम अध्याय की अगर हम बात करें तो प्रथम अध्याय है हमारा मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत हम मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह अध्याय यथावत रखा गया है, इसमें से कोई टॉपिक कम नहीं किया गया है। यह अध्याय हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। जबकि अध्याय 2 की अगर हम बात करें तो अध्याय 2 के अंतर्गत विश्व की प्रमुख जनजातियां के बारे में हम अध्ययन करते हैं। विश्व की जनजातियों में हम 2 जनजातियां तो विश्व की तथा 2 भारत की जनजातियों का अध्ययन करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में एस्किमो तथा बुशमैन तो विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में गोंड तथा भील जनजातियां रखी गई है। इन जनजातियों के निवास क्षेत्र,
आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है, इनके निवास क्षेत्र कहाँ पर है, इनका सामाजिक जीवन कैसा होता है, आर्थिक जीवन कैसा होता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये क्या क्या गतिविधियाँ करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम एस्किमो, बुशमैन, गोंड तथा भील जनजातियों के बारे में चर्चा करते हैं कि इनका वितरण, आर्थिक तथा सामाजिक विशेषताएं। तो इन दोनों अध्यायों में से कुल 4 अंक के प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं। अब हम इकाई 2 के बारे में चर्चा करते हैं। इकाई 2 के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक के 3 अध्यायों को सम्मिलित किया गया है। अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 4 तथा अध्याय नंबर 5। जब हम अध्याय नंबर 3 की बात करते हैं तो अध्याय संख्या 3 के अंतर्गत जनसंख्या के वितरण, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि विश्व स्तर पर जो जनसंख्या है उसका वितरण किस प्रकार से पाया जाता है, किन देशों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, किन देशों में जनसंख्या मध्यम स्तर पर पाई जाती है तथा किन देशों में या किन क्षेत्रों में जनसंख्या न्यून स्तर पर पाई जाती है, अर्थात काफ़ी कम पाई जाती है क्षेत्रफल की तुलना में, ठीक है। वहां पर घनत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, भौतिक कारक, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वैश्विक स्तर पे जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी चर्चा करते हैं कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के द्वारा समस्याएं क्या उत्पन्न होती है और उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके अलावा अध्याय 3 में ही हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के बारे में भी अध्ययन करते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। तो यह सभी किसके अंतर्गत हैं, अध्याय 3 के अंतर्गत आते हैं और अध्याय 3 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ध्यान दीजिए, अध्याय 3 यथावत रखा गया है। अध्याय 3 में से कोई भी टॉपिक कम नहीं किया गया है। अध्याय 3 को हमको वैसा का वैसा पढ़ना है जैसा हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। अब हम अध्याय 4 के बारे में चर्चा करते हैं। तो अध्याय 4 है हमारा जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना से तात्पर्य है आयु वर्ग, लिंगानुपात तथा ग्रामीण नगरीय अनुपात कि विश्व में किस आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी कितनी पाई जाती है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है, न्यूनतम किसका है, अधिकतम लिंगानुपात वाले देश कौन कौन से हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाले देश कौन कौन से हैं तथा ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है, कहां पर नगरीय जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है तथा कहां पर नगरीय जनसंख्या कम पाई जाती है, ठीक है। तो अध्याय 4 को भी यथावत रखा गया है। अध्याय 4 में से भी कोई भी टॉपिक कम नहीं किया गया है और अध्याय 4 हमको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अध्याय 5 की, ठीक है। अध्याय 5 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रवास, उसकी संकल्पना, प्रवास के प्रकार, पक्ष तथा समस्याएं, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक आता है इसमें मानव विकास की संकल्पना कि मानव विकास की संकल्पना किसने दी, मानव विकास को किन आधारों पर मापा जाता है, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन से हैं, न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन से हैं, भारत का स्थान कौन सा है। अब ध्यान दीजिएगा, अध्याय 5 पूरा का पूरा प्रवास, उसकी संकल्पना, प्रकार, पक्ष एवं समस्याएं तथा मानव विकास की संकल्पना को सत्र 2020-21 के पाठ्यक्रम से पूरा हटा दिया गया है। अध्याय 5 का हमें कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। अध्याय 5 क्या है, मानव प्रवास एवं मानव विकास, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए, अध्याय 5 पूरा का पूरा आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इकाई 2 में पहले 3 अध्याय थे, अध्याय संख्या 3, अध्याय संख्या 4 तथा अध्याय संख्या 5, जबकि सत्र 2020-21 के लिए अध्याय 5 को पूरा का पूरा हटा दिया गया है और केवल हमें अध्याय संख्या 3 और अध्याय संख्या 4 का ही अध्ययन करना है। इसके अलावा एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि गत वर्ष इस इकाई से तात्पर्य है इन तीनों अध्यायों का जो अंक भार था वो था 6 अंक। कहने का तात्पर्य है इन तीनों अध्यायों में से कुल 6 अंक के प्रश्न हमारी परीक्षा में आते थे, परंतु इस सत्र के लिए इसके अंक भार को कम करके कितना कर दिया गया है, 5 अंक कर दिया गया है। अब इसमें से केवल 5 अंकों के ही प्रश्न आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से एक अध्याय को पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं इकाई संख्या 3 की। इकाई संख्या 3 है विश्व में मानव अधिवास और इसके अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 6 को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इस इकाई संख्या 3 को 3 उप इकाइयों में विभाजित किया जाता है। प्रथम उप इकाई के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अधिवास। अधिवास में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के प्रकार पढ़ते हैं, प्रतिरूप पढ़ते हैं तथा ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों की समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उनमें किस किस प्रकार की समस्याएं पाई जाती है तथा जो नगरीय अधिवास होते हैं उनमें किस किस प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। जबकि इकाई संख्या 2 जो इसकी उप इकाई है उसमें नगरीय कच्ची बस्तियों का अध्ययन किया जाता है कि जो नगरों में कच्ची बस्तियां होती है उनकी क्या क्या समस्याएं होती है और उन समस्याओं का क्या समाधान किया जा सकता है। और इसी की उप इकाई 3 में हम मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती के बारे में अध्ययन करते हैं। मुंबई की धारावी जो कच्ची बस्ती है वह एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती मानी जाती है। तो सत्र 2020-21 के पाठ्यक्रम के बारे में हम बात करें तो इकाई संख्या 3 विश्व में मानव अधिवास और अध्याय संख्या 6 में से मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। वर्ष 2020-21 के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम से अध्याय 6 में से कौन सा टॉपिक हटाया गया है? मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती को हटा दिया गया है। अब इस टॉपिक में से आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बाकी अध्याय 6 को यथावत रखा गया है और केवल कौन सा टॉपिक हटाया गया है? मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ठीक है, और अगर हम अंक भार की बात करते हैं तो पहले भी इस इकाई का अंक भार 4 अंक था और अब भी इस इकाई का अंक भार 4 अंक ही रखा गया है। तो परीक्षा में हमारे इस अध्याय में से कुल 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती को आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इकाई संख्या 4 की। इकाई संख्या 4 है मानव व्यवसाय और इसके अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 7, अध्याय संख्या 8 तथा अध्याय संख्या 9 को सम्मिलित किया जाता है। अध्याय संख्या 7 है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। इसके अंतर्गत हम मानव व्यवसायों के प्रमुख प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं कि मानव व्यवसायों या मानव की आर्थिक क्रियाओं को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय तथा पंचम व्यवसाय। इसके पश्चात हम इनकी विशेषताएं तथा इनके उदाहरणों के बारे में अध्ययन
करते हैं। जबकि अध्याय संख्या 8 है हमारा प्राथमिक व्यवसाय, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो भी व्यवसाय या जो भी आर्थिक क्रियाएं सीधे तौर पर प्रकृति से संबंधित होती है उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं या प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से 7 आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कृषि, खनन, शिकार करना, मत्स्यन, लकड़ी काटना, संग्रहण तथा पशुचारण। ठीक है, तो प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत हम इनका परिचय, कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन, मत्स्य, आदिम संग्रहण तथा लकड़ी काटना के बारे में चर्चा करते हैं। जबकि द्वितीयक व्यवसाय जो अध्याय संख्या 9 है, इसमें हम उद्योगों के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से कारक उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चा माल हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, परिवहन, संचार इत्यादि कई कारक हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल कृषि की फसलों के द्वारा प्राप्त होता है, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जबकि विनिर्माण उद्योग, इसके अंतर्गत खनिजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अध्याय 7, 8 तथा 9 है और इनमें से कोई भी टॉपिक कम नहीं किया गया है। अध्याय संख्या 7, 8, 9 को यथावत हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। कहने का तात्पर्य है कि इकाई संख्या 4 मानव व्यवसाय, जिसमें हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 7, 8 तथा 9 है, उन्हें यथावत रखा गया है। ठीक है, लेकिन इस इकाई में केवल एक परिवर्तन किया गया है और वह परिवर्तन है अंक भार का। गत वर्ष तक इस इकाई में से कुल 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाते थे, परंतु सत्र 2020-21 के लिए इसका अंक भार कम करके 4 अंक कर दिया गया है। अब इस इकाई में से हमारी परीक्षा में केवल 4 अंकों के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी इस इकाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, और यह जो अध्याय संख्या 7 तथा 8 है, इसके वीडियो हम पहले बना चुके हैं और आप तक प्रेषित कर चुके हैं। इनके वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इनको देखकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इकाई संख्या 5 की। इकाई संख्या 5 है विश्व में परिवहन, संचार एवं व्यापार। इस इकाई के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 10 एवं अध्याय संख्या 11 को सम्मिलित किया गया है। अध्याय संख्या 10 में हम विश्व के प्रमुख परिवहन मार्गों तथा संचार के साधनों के बारे में चर्चा करते हैं, जबकि अध्याय संख्या 11 में हम विश्व व्यापार एवं भारत की भूमिका के बारे में अध्ययन करते हैं। भूतल परिवहन में हमने अंतर्राष्ट्रीय सड़कें एवं रेल मार्ग पढ़ने होते हैं। जल परिवहन में हम स्वेज नहर, पनामा नहर, विश्व के प्रमुख आंतरिक तथा महासागरीय जलमार्ग तथा बंदरगाहों का अध्ययन करते हैं। जबकि संचार के उपकरणों में हम उपग्रह, इंटरनेट के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन वर्ष 2020-21 के पाठ्यक्रम में से इकाई संख्या 5 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, अध्याय संख्या 10 तथा अध्याय संख्या 11 में से हमें कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। इस वर्ष हमारी परीक्षा में इन अध्यायों में से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसका अंक भार पहले 4 अंक था,
4 अंक के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते थे, लेकिन इस सत्र के लिए इन दोनों अध्यायों को हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अतः आप इन दोनों अध्यायों, अध्याय संख्या 10 तथा अध्याय संख्या 11 का अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, इन दोनों अध्यायों में से कोई प्रश्न हमारे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं इकाई संख्या 6 की। इकाई संख्या 6 के अंतर्गत पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है और इसके अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 12 को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंदर हम प्रदूषण के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रदूषण में भी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण, 4 प्रकार के प्रदूषण, उनके कारण, उनके प्रभाव तथा इन प्रदूषणों को दूर करने के सुझावों या उपायों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव तथा ओजोन क्षरण के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस वर्ष 2020-21 के पाठ्यक्रम में से केवल वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन नामक टॉपिक को हमारे हटाया गया है। इस वर्ष जो पाठ्यक्रम है इसमें हमें कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है? वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पूरा अध्याय हमको पढ़ना है। इसके अलावा इकाई 6 के अलावा अगर हम बात करें इकाई 7 की, तो इकाई 7 में विश्व मानचित्र को सम्मिलित किया जाता है। विश्व मानचित्र में हमारे 2 अंक के प्रश्न गत वर्ष तक आते थे, परंतु इस वर्ष अंक भार को बढ़ाकर 2 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 अंक का कर दिया गया है। विश्व के मानचित्र को कितने अंक का कर दिया गया है? 5 अंक का कर दिया गया है। तो इकाई 6 में हमारे अध्याय संख्या 12 आता है, जबकि इकाई 7 में विश्व का मानचित्र 5 अंकों का आएगा। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड ब के बारे में चर्चा करते हैं। खंड ब में अध्याय संख्या 13 से लेकर अध्याय संख्या 25 तक के कुल 13 अध्याय सम्मिलित किए जाते हैं। इकाई संख्या 7 तक हमने खंड अ में पढ़ी। अब इकाई संख्या 8 की बात करते हैं। इकाई संख्या 8 है भारत जनसंख्या, और इकाई संख्या 8 के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 13 तथा 14 को सम्मिलित किया जाता है। अध्याय संख्या 13 में है भारत में जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं जनसंख्या वृद्धि एवं पहलू तथा जनसंख्या की संरचना, जिसके अंतर्गत हम आयु वर्ग, लिंगानुपात तथा ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि अध्याय संख्या 14 में है प्रजातीय समूह, भाषाई वर्ग, धार्मिक संरचना तथा भारतीय संस्कृति पर विदेशी प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं। अध्याय संख्या 13 को यथावत रखा गया है, अर्थात हमें अध्याय संख्या 13 को पूरा का पूरा पढ़ना है। जबकि अध्याय संख्या 14 में से प्रजातीय समूह वाली एक टॉपिक को हटा दिया गया है। वर्ष 2020-21 के पाठ्यक्रम में प्रजातीय समूह से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बाकी पूरे के पूरे अध्याय तथा इकाई को यथावत रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रजातीय समूह हमें इस वर्ष नहीं पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 15, 16 तथा 17 को सम्मिलित किया जाता है। 15, 16 तथा 17, जिसके अंतर्गत हम संसाधनों का वर्गीकरण, उनका संरक्षण, संपोषणीय विकास के बारे में तथा अजैविक संसाधन तथा जैविक और ऊर्जा संसाधनों के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन वर्ष 2020-21 के लिए इन तीनों अध्यायों को हमारे सिलेबस, हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस वर्ष इन अध्यायों में से एक भी प्रश्न हमारी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अतः हमें अध्याय संख्या 15, 16 तथा
17 का अध्ययन नहीं करना है, इनमें से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में क्रॉस का निशान लगा लीजिए। अध्याय संख्या 15, 16 तथा 17 पूर्ण रूप से इन्हें हमारे पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। इकाई संख्या 10 कृषि व रासायनिक कृषि के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 17 को सम्मिलित किया जाता है और इस वर्ष इस पूरे के पूरे अध्याय को हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस वर्ष कृषि और उससे संबंधित किसी भी टॉपिक में से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिए, खंड ब में से अध्याय संख्या 17 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं इकाई संख्या 11 की, जो है विनिर्माण उद्योग एवं परिवहन। इसके अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 19 तथा 20 को सम्मिलित किया जाता है। अध्याय संख्या 19 के अंतर्गत हम भारत में औद्योगिक विकास के बारे में अध्ययन करते हैं तथा प्रमुख उद्योगों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिनमें लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, इसके अलावा इंजीनियरिंग उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि अध्याय संख्या 20 परिवहन के अंतर्गत हम स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन तथा गैस एवं तेल पाइपलाइनों का अध्ययन करते हैं। तो अध्याय संख्या 19 तथा 20 को यथावत रखा गया है। ठीक है, इकाई संख्या 11 विनिर्माण उद्योग एवं परिवहन में अध्याय संख्या 19 तथा 20 को यथावत रखा गया है। इसमें से किसी भी टॉपिक को काटा नहीं गया है। तो अध्याय संख्या 19 तथा अध्याय संख्या 20 का हमें पूरा का पूरा अध्ययन करना है। अब हम बात करते हैं इकाई संख्या 12 की, और इकाई संख्या 12 के अंतर्गत आता है विकास एवं नियोजन। ठीक है, विकास तथा नियोजन के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 21 तथा 22 सम्मिलित किए जाते हैं। तो इकाई संख्या 12 विकास एवं नियोजन और अध्याय संख्या 21 तथा 22 को इस वर्ष के पाठ्यक्रम में से पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अध्याय संख्या 21 तथा 22 हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और पूरी की पूरी इकाई को ही, इकाई संख्या 12 को पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम से पृथक कर दिया गया है। इकाई संख्या 13 राजस्थान जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 23, 24 तथा 25 को सम्मिलित किया जाता है। अध्याय संख्या 24 में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं और प्रमुख रूप से राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा माही बजाज सागर परियोजना का हम अध्ययन करते हैं। जबकि अध्याय संख्या 24 में राजस्थान के खनिज एवं उद्योगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रमुख रूप से खनिज हो गए संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम तथा पेट्रोलियम, तथा उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग तथा सीमेंट उद्योग के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जबकि अध्याय संख्या 25 में राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं तथा प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं। इस इकाई को यथावत रखा गया है, इसमें से किसी भी टॉपिक को कम नहीं किया गया है। अर्थात अध्याय संख्या 23, 24 तथा 25 को हमें पूर्ण रूप से पढ़ना है। इसके अलावा इकाई संख्या 14 में हम भारत तथा राजस्थान के मानचित्रों का अध्ययन करते हैं। हमारी परीक्षा में राजस्थान तथा भारत का मानचित्र भी आता है और उसका अंक भार बढ़ा दिया गया है। इस बार इसका अंक भार बढ़ाकर 5 अंक कर दिया गया है, जबकि गत वर्ष तक केवल 2 अंकों के ही मानचित्र आते थे। इस वर्ष मानचित्र कार्य का अंक भार बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 अंक का कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तक
में जो 56 नंबर का पेपर होता है उसमें से जो टॉपिक घटाए गए हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। तो जो भी टॉपिक या जो भी इकाई कम की गई है वह इस सत्र में हमें नहीं पढ़नी है, बल्कि जो शेष टॉपिक है हमें उनका अध्ययन करना है और अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करना है। अब हम बात करते हैं भूगोल प्रायोगिक के बारे में। 56 अंक की लिखित परीक्षा के अलावा 30 अंक की भूगोल प्रायोगिक की परीक्षा भी होती है। ठीक है, भूगोल प्रायोगिक के 30 अंकों का विभाजन की अगर हम चर्चा करें तो देखिए 30 अंकों में प्रायोगिक प्रश्न पत्र होता है कुल 12 अंकों का। ठीक है, 12 अंकों का आपकी एक लिखित परीक्षा होगी भूगोल प्रायोगिक की, जिसकी समय अवधि 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का हमारा क्या होता है, पेपर होता है। जो लिखित परीक्षा होती है वह 12 अंकों की होती है। ठीक है, इसके पश्चात प्रायोगिक अभिलेख एवं मौखिक परीक्षा कुल 6 अंक, 4 अंक तो प्रायोगिक कार्य के और 2 अंक आपके मौखिक के होते हैं। ठीक है, प्रायोगिक अभिलेख से तात्पर्य है कि जो हमारी प्रायोगिक की किताब है उसमें पीछे प्रश्न दिए हुए हैं, हमें उन प्रश्नों का उत्तर काले पेन से भरते हुए उस प्रायोगिक की पाठ्य पुस्तक को पूरा भरना होता है। ठीक है, तो वह पाठ्य पुस्तक 4 अंक की होती है, तो हमें उसमें कार्य बड़ी ही सफाई से करना होता है और उस पर कवर चढ़ाकर साफ सुथरा रखना होता है। ठीक है, तो उसके हमें 4 अंक मिलते हैं, जबकि उस पाठ्य पुस्तक में से जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंक कितने होते हैं, 2। तो प्रायोगिक अभिलेख एवं मौखिक कार्य कुल मिलाकर 6 अंकों का होता है। ठीक है, इसके अलावा समपटल सर्वेक्षण कार्य एवं मौखिक परीक्षा, ठीक है, जो हमारा प्लेन टेबल सर्वे होता है वह कुल 4 अंक का होता है और 2 अंक के उस सर्वे से संबंधित हमसे प्रश्न उत्तर जो वाइवा में पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 4 अंकों का क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे, और 2 मौखिक के मिलाकर 6 अंकों का हमारा सर्वे होता है। प्लेन टेबल सर्वे जो हम फील्ड में जाके करते हैं और जो चार्ट बनाते हैं वो कितने अंकों का होता है, 4 अंकों का होता है। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन में 4 अंक का लिखित कार्य और 2 अंक मौखिक कार्य के होते हैं। ठीक है, जो हम कहीं पर बाहर किसी भी स्थान पर जाकर उस क्षेत्र का जो अध्ययन करते हैं और उसकी जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वह कितने अंक की होती है, 4 अंक की होती है, और उस रिपोर्ट से संबंधित जो हमसे प्रश्नोत्तर किए जाते हैं वह 2 अंक के होते हैं। तो कुल मिला के 6 अंकों का हमारा क्षेत्रीय अध्ययन होता है और कुल मिलाकर कितने, 30 अंकों की हमारी प्रायोगिक परीक्षा होती है, जिसका अंक विभाजन इस प्रकार से है। अब हम करते हैं प्रायोगिक परीक्षा के पाठ्यक्रम पर चर्चा कि वर्ष 2020-21 में कौन कौन से अध्याय तथा टॉपिक इस वर्ष के पाठ्यक्रम में से कम किए गए हैं। अब हम हमारी भूगोल प्रायोगिक की पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। हमारी भूगोल की जो प्रायोगिक पाठ्य पुस्तक है उसमें कुल 6 अध्याय सम्मिलित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत अध्याय 1 है मानचित्र, जिसमें हम मानचित्रों का अर्थ, महत्व, वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं और मानचित्रों के प्रकारों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, जबकि इकाई 2 या अध्याय 2 है आंकड़ों का निरूपण। इसमें हम विभिन्न प्रकार के आरेखों की रचना जैसे दंड आरेख, चक्र आरेख और प्रवाह आरेख के बारे में अध्ययन करते हैं। इकाई 3 है आंकड़ों का एकत्रीकरण, जिसमें आंकड़ों का सारणीयन, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसके अलावा विचलन, कोटि सहसंबंध की गणना की जाती है। तो हमारे वर्ष 2020-21 के पाठ्यक्रम में से अध्याय संख्या 3 को पूर्ण रूप से पृथक कर दिया गया है। ठीक है, तो भूगोल प्रायोगिक में हमें अध्याय 3 बिल्कुल भी
नहीं पढ़ना है। जबकि अध्याय 4 में हम भौगोलिक सूचना तंत्र जीपीएस के बारे में चर्चा करते हैं तथा उसके प्रयोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्याय 5 हमारा प्लेन टेबल सर्वे है, जिसमें हम समपटल सर्वेक्षण के विभिन्न उपकरणों तथा उसकी विधियों, प्रतिच्छेदन विधि तथा विकिरण विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि अध्याय 6 हमारा क्षेत्रीय अध्ययन है, जिसमें हम किसी भी स्थान की स्थानिक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अध्याय 6 को भी इस वर्ष के पाठ्यक्रम से पूर्ण रूप से पृथक कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वर्ष हमारी भूगोल प्रायोगिक की पाठ्य पुस्तक में केवल 4 अध्यायों का ही अध्ययन हमें करना है। अध्याय संख्या 1 मानचित्र वाला, अध्याय संख्या 2 आंकड़ों का निरूपण, अध्याय संख्या 4 भौगोलिक सूचना तंत्र तथा अध्याय संख्या 5 समपटल सर्वेक्षण का अध्ययन करना है। ठीक है, अध्याय संख्या 3 तथा अध्याय संख्या 6 को पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम से पृथक कर दिया गया है। किसके लिए? सत्र 2020-21 के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा ये जो आपको जानकारी दी गई है ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आगे किसी और टॉपिक पे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।